देखिए, सैलरी का रिवीजन करते हैं। हम लोगों को सैलरी में इन टोटालिटी 3 सेक्शंस पढ़ने होते हैं, सेक्शन 15, सेक्शन 16, सेक्शन 17। सेक्शन 15 जो होता है वो हमारा चार्जिंग सेक्शन होता है, जिसमें ये बताया गया है ड्यू बेसिस और रिसीट बेसिस विच एवर इज अर्लियर एंड एरियर ऑफ सैलरी बट सब्जेक्ट टू सेक्शन 89(1). सेक्शन 16 की बात करें तो इसमें 3 तरह के डिडक्शंस बताए गए हैं, 16(1)(a), 16(2) एंड सेक्शन 16(3). ये होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कहता है 50,000 और एक्चुअल अमाउंट ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर यू विल गेट द डिडक्शन। सेक्शन 16(2) कहता है एंटरटेनमेंट अलाउंसेस। कोई भी एम्प्लॉयर अगर आपको एंटरटेनमेंट अलाउंसेस दे रहा है, पहले आपकी सैलरी में ऐड हो जाएगा, फिर आपको डिडक्शन मिलेगा। डिडक्शन केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में मिलेगा। एक्चुअल अमाउंट 5,000 एंड 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी, तीनों में जो सबसे कम होगा। सेक्शन 16(3) प्रोफेशनल टैक्स और एम्प्लॉयमेंट टैक्स। एम्प्लॉयर से मिल रहा है या नहीं मिल रहा कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर एम्प्लॉयर से मिला है तो वो ऐड कर लेंगे और एम्प्लॉय ने जितना भी एक्चुअल में पेमेंट किया होगा इस अकाउंट में वो डिडक्शन होगा, बट टू द मैक्सिमम लिमिट ऑफ ₹2,500। सेक्शन 17 मैंने आपको बताया था, डेफिनेशन पार्ट है, डेफिनेशन ऑफ सैलरी। बेसिक सैलरी, वेजेस, एन्युटी, पेंशन, ग्रेचुटी, प्रोविडेंट फंड, लीव इनकैशमेंट, कम्यूटेड पेंशन, एरियर ऑफ सैलरी, एडवांस सैलरी, बोनस, कमीशन, परक्विजिट्स, अलाउंसेस, सेक्शन 80(c)(c)(d एंड सेक्शन 80(c)(c)(h). CCH अग्निवीर का नया आया था, बताया था। सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 डेफिनेशन ऑफ परक्विजिट्स है। क्या है, क्या डेफिनेशन बताई थी? रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय, कंसेशनल रेंट अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय, value of any obligation of the employee is met by the employer, the value of any benefit or amenity provided by employer to the employee either at free of cost or at concessional rate only in the case of a specified employee, any other fringe benefits, employee stock option plan। इन 3 अकाउंट्स में 7.5 लाख रुपए के ऊपर का कंट्रीब्यूशन। पहला रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, सुपर एन्युएशन फंड और 80(c)(c)(d। इन तीनों में अगर 7.5 लाख रुपए से ऊपर का कंट्रीब्यूशन है तो वो परक्विजिट्स माना जाएगा। लास्ट बताया था कि अगर इन अकाउंट्स में कोई एक्रीशन होता है तो वो परक्विजिट माना जाएगा। याद आया? सेक्शन 17 सब सेक्शन 3 बताया था मैंने, डेफिनेशन ऑफ प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी 3 पॉइंट बताए थे। पहला, एनी कंपनसेशन ड्यू टू और रिसीट बाय एनी पर्सन फ्रॉम एनी अदर पर्सन ऑन अकाउंट ऑफ और बिफोर द ज्वाइनिंग और आफ्टर सेसेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। एनी कंपनसेशन ड्यू टू और रिसीट बाय एनी एम्प्लॉय फ्रॉम इट्स प्रेजेंट और फॉर्मर एम्प्लॉयर ड्यू टू द चेंजेस इन और मॉडिफिकेशन और टर्मिनेशन इन द टर्म्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। और लास्ट बताया था की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। याद आया होगा? इसके बाद हम लोगों ने रिटायरमेंट बेनिफिट किए थे, सेक्शन 10(10) ग्रेचुटी। याद है? ग्रेचुटी मैंने बताया था ये आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट होता है, या तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा या तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉय का आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट 100% माफ होता है। नॉन गवर्नमेंट में 2 पार्ट में तोड़ते हैं, कवर्ड अंडर द ग्रेचुटी एक्ट, नॉट कवर्ड अंडर द ग्रेचुटी एक्ट। कवर्ड अंडर द ग्रेचुटी एक्ट होगा तो एक्चुअल अमाउंट 20 lakhs, 15 divided by 26 days salary on the basis of last drawn salary for each completed year of service or part thereof। और सैलरी का मतलब बताया था, इन तीनों में से जो सबसे कम होगा माफ होगा। सैलरी का मतलब बताया था बेसिक सैलरी प्लस DA। नॉट कवर्ड अंडर द ग्रेचुटी एक्ट में एक्चुअल अमाउंट 20 lakhs, हाफ मंथ सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 10 months एवरेज सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, पार्ट देयरऑफ नहीं था। सैलरी का मतलब था बेसिक सैलरी प्लस DA इफ प्लस परसेंटेज। डन। 3 इंपॉर्टेंट ट्यूटोरियल्स बताए थे। पहला, ग्रेचुटी रिसीव्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ सर्विस इज एंटायर टैक्सेबल, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो नॉन गवर्नमेंट कोई फर्क नहीं पड़ता।
दूसरा बताया था इफ एनी अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी इज रिसीव्ड इन द सेम प्रीवियस ईयर फ्रॉम द रिटायरमेंट ऑफ मोर देन वन एम्प्लॉयर देन द मैक्सिमम लिमिट शैल बी रेस्ट्रिक्टेड टू ₹20 lakhs. थर्ड बताया था if any employee has already got exempted under section 1010 in any earlier year at the time of the retirement from the previous employer and now again he is getting retired from the present employer, then in that case the maximum limit of ₹20 lakhs shall be reduced by that portion of the amount which he has already got exempted. Yes or no? इसके बाद 1010A बताया था कम्यूटेड पेंशन. कम्यूटेड पेंशन में बताया था ये भी आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट है. इसमें या तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा या नॉन गवर्नमेंट. गवर्नमेंट का 100% माफ होता है, नॉन गवर्नमेंट का या तो ग्रेचुटी उसको मिली थी या नहीं मिली थी. अगर मिली थी तो 1/3 ऑफ द 100% कम्यूटेड पेंशन इज एग्जेम्प्ट, और अगर नहीं मिली थी 1/2 ऑफ द 100% कम्यूटेड पेंशन इज एग्जेम्प्ट. सेक्शन 1010AA लीव इनकैशमेंट याद आया होगा, जिसमें मैंने बताया था या तो गवर्नमेंट ने, ये भी आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट है. गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में पूरा माफ होता है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में इन चार में से जो सबसे कम होता है. एक्चुअल अमाउंट होता है 3 लाख रुपए होता है. 10 मंथ सैलरी, अर्न लिव सैलरी. 10 मंथ सैलरी और अर्न लिव सैलरी शैल बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग इमीडिएटली प्रीसीडिंग 10 मंथ्स एवरेज सैलरी. और सैलरी का मतलब यहाँ पर होता है बेसिक सैलरी प्लस डीए इफ प्लस परसेंटेज. और तीनों ग्रेचुटी वाले ट्यूटोरियल यहाँ पर ऐड कर देना. सेक्शन 1010B मैंने बताया था रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन. मैंने कहा था रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन माफ होता है 3 में से जो सबसे कम हो. एक्चुअल अमाउंट 5 लाख रुपए और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के हिसाब से डिटरमाइंड अमाउंट. 1010C बताया था VRS वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम. अगर इस स्कीम के अंतर्गत हमको कोई कंपनसेशन मिल रहा है तो एक्चुअल अमाउंट 5 लाख रुपए और रिमाइनिंग पीरियड ऑफ सर्विस यानी रिमाइनिंग मंथ्स ऑफ सर्विस इनटू लास्ट ऑन सैलरी. और फोर्थ बताया था इसी में ही पॉइंट कि जितने नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस है इनटू 3 इनटू लास्ट ऑन सैलरी. और सैलरी का मतलब था बेसिक सैलरी प्लस डीए इफ प्लस परसेंटेज. ये सारे हमारे एग्जेम्पशंस थे. जो रिजल्टेंट फिगर थी वो माफ थी. अब आते हम परक्विजिट्स की बात करते हैं. परक्विजिट में सबसे पहले रेंट फ्री अकोमोडेशन. जो भी अब वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू होगी वो हमारी टैक्सेबल होगी. यहाँ पर कैलकुलेटेड वैल्यू एग्जेम्प्ट थी और यहाँ पर कैलकुलेटेड वैल्यू टैक्सेबल होगी. परक्विजिट में सबसे पहले रेंट फ्री अकोमोडेशन. रेंट फ्री अकोमोडेशन में मैंने बताया था तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट का लाइसेंस फीस होता है वही टैक्सेबल होता है. नॉन गवर्नमेंट के केस में या तो एम्प्लॉयर का अपना होगा घर, अपना एम्प्लॉयर का घर नहीं होगा. अगर एम्प्लॉयर का घर अपना है जो उसने दिया है तो ये देखो किस सिटी में दिया है. 10 लाख तक की पॉपुलेशन है, 10 लाख से 25 लाख तक की पॉपुलेशन है या 25 लाख से अधिक का है. If the population is up to 10 lakh, then 7.5% of salary shall be charged to tax as a perquisite. If it is beyond 10 lakh and up to 25 lakh population, then 10% of the salary. If more than 25 lakh, then 15% of the salary. और मैंने कहा था ये तो रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन होता है. इसमें फर्निशिंग आइटम्स भी जोड़ने होते हैं. फर्निशिंग आइटम्स का मतलब फर्नीचर, फ्रिज, एसी, कूलर, इस तरह के आइटम्स. अगर मालिक ने अपने आइटम्स दिए हैं तो 10% ऑफ द कॉस्ट. अगर मालिक ने अपने आइटम्स नहीं दिए, किराए पर लेकर दिए हैं तो हायर चार्जेस. जो वैल्यू आएगी वो रेंट फ्री कंसेशनल रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन होगा. अगर मालिक ने कुछ पैसा हमसे चार्ज कर लिया है तो माइनस कर देंगे तो कंसेशनल रेंट अकोमोडेशन होगा. अगर मालिक का अपना घर ना हो तो 15% ऑफ सैलरी और एक्चुअल चार्जेस विच एवर इज लोअर. और मालिक ने कुछ ले लिया हमसे तो माइनस कर देना. और फर्निशिंग आइटम्स का वही जो मैंने बताया. अगर हमारा ट्रांसफर के प्रोसेस में रेंट मिलता है अकोमोडेशन होटल के तौर पे तो कहा गया ट्रांसफर प्रोसेस में अगर होटल अकोमोडेशन आपको दिया जाता है तो 15 डेज इन एन एग्रीगेट वो माफ होता है, उसके ऊपर का सारा टैक्सेबल होगा. अगर ट्रांसफर के प्रोसेस के बिना मिलता है तो पूरा टैक्सेबल होगा, सोचना ही नहीं है. अगर हम ट्रांसफर के प्रोसेस में हैं और एक साथ हमको 2 घर मिल चुके हैं, कितने घर, जहां छोड़ रहे हैं जिस सिटी को वहां भी घर है, जिस सिटी में जा रहे हैं वहां भी घर मिल गया, तो कहा गया अप टू 90 डेज जिसकी वैल्यू कम होगी वो आपकी परक्विजिट होगी. 90 डेज के बाद दोनों घरों की वैल्यू टैक्सेबल होगी. सब कुछ भुला दिया, याद है.
हाँ नहीं भाई, घर का था, होटल था तब। चलें आगे। अच्छा, रेंट फ्री अकोमोडेशन इज ओवर। उसके बाद हमने बताया था गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, हीटर। अगर कनेक्शन एम्प्लॉय के नाम से है तो टैक्सेबल इन ऑल केसेस। अगर एम्प्लॉयर के नाम से कनेक्शन है तो टैक्सेबल ओनली इन द केस ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। डिटेल में बताया। अगर वैल्यू ऑफ परक्विजिट क्या होगी, मालिक ने अपने रिसोर्सेज से दिया है या बाहरी रिसोर्सेज से दिया है। अगर अपने रिसोर्सेज से दिया है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर बाहरी रिसोर्सेज से दिया है तो जितना अमाउंट मालिक ने पे किया है उतना माइनस कर देते हैं जितना मालिक ने हमसे रिकवर कर लिया, बस। इसके बाद डोमेस्टिक सर्वेंट। अगर डोमेस्टिक सर्वेंट की फैसिलिटी मिली है तो जितना एम्प्लॉयर उनको पे करेगा वो हमारे लिए वैल्यू ऑफ परक्विजिट होगी, जितना हमसे चार्ज कर लेगा माइनस कर लेगा। लेकिन अगर रेंट फ्री अकोमोडेशन के साथ गार्डनर की फैसिलिटी दी गई है तो जीरो हो जाती है, गार्डनर की फैसिलिटी की परक्विजिट जीरो हो जाएगी। इसके अलावा मैंने अदर फ्रिंज बेनिफिट्स बताए थे। क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी, अगर क्रेडिट कार्ड का खर्चा मालिक पे करता है तो जितना खर्च बियर करेगा। क्लब फैसिलिटी, अगर वो क्लब सारे एम्प्लॉयज के लिए है, स्पोर्ट्स क्लब है, हेल्थ क्लब है, तो वो माफ होगा। अगर सेलेक्टेड के लिए है तो टैक्सेबल होगा। अगर कॉर्पोरेट मेंबरशिप क्लब की दी जाती है तो माफ होता है। रिफ्रेशर कोर्स के लिए कोई फैसिलिटी देता है, माफ होता है। मैंने कहा था अगर कोई मोबाइल या कंप्यूटर की फैसिलिटी है तो हमेशा जीरो होता है। इंटरेस्ट फ्री लोन या कंसेशनल लोन देता है तो एसबीआई का रेट बेस ले लोगे, याद आया। एसबीआई लेती है 10% और हमारा मालिक ले रहा है 4%, तो ये 6% हमारा बेनिफिट हो जाएगा, वैल्यू ऑफ परक्विजिट हो जाएगी अगर उसने हमको कोई लोन दिया है तो। अगर जीरो रेट लिया है तो पूरा 10% मान लेते हैं, एसबीआई का रेट 10%, तो पूरा का पूरा वैल्यू ऑफ परक्विजिट हो जाएगी और टैक्सेबल हो जाएगा। हाँ या ना। किस पर, मैक्सिमम अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, ये भी बताया था और एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया था कि 5 लाख में 12-12 हजार माइनस हो रहा था। हाँ या ना। इसके अलावा मैंने बताया था जो एसबीआई का रेट लेते हैं वो ईयर के 1 अप्रैल को जो रेट एप्लीकेबल होता है एसबीआई का वही लेते हैं। अगर हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट की बात करें तो एसबीआई के हाउसिंग लोन से कंपैरिजन करेंगे। व्हीकल लोन की बात करें तो एसबीआई के व्हीकल लोन की कंपैरिजन करेंगे। अगर पर्सनल लोन की बात हो रही है तो एसबीआई के पर्सनल लोन के इंटरेस्ट से कंपैरिजन करेंगे। बात समझ में आई। इसके अलावा एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान बताया था। अच्छा ये छूट गया था शायद डेफिनेशन पढ़ाते समय, एम्प्लॉय स्टॉक बोला था, बोले होंगे। तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान भी हमारे लिए क्या होता है, वैल्यू ऑफ परक्विजिट होती है। जो उसकी मार्केट वैल्यू होती है और एक्सरसाइज प्राइस होती है, दोनों का डिफरेंस ले लो, वो हमारे लिए वैल्यू ऑफ परक्विजिट हो जाता है। बात खत्म हो गई। अब फेयर वैल्यू कैसे निकालते हैं बताया था, डील होता है, स्टॉक एक्सचेंज में नहीं होता। जो अगर डील होता है स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है तो जो वैल्यू में डील हुआ है, एक से अधिक स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है तो जहां हाईएस्ट ट्रेडिंग हुई है। अगर उस दिन ट्रेडिंग ही नहीं हुई है तो क्लोजेस्ट प्रीसीडिंग डेट में जाते पीछे वाले में। अगर रजिस्टर्ड ही नहीं है स्टॉक एक्सचेंज में तो मर्चेंट बैंक करता, याद आया होगा सब। और हाईएस्ट ट्रेडिंग को ही बेस लेकर के चलते हैं और एवरेज प्राइसिंग को लेकर के चलते हैं, याद आया होगा सब। परक्विजिट इज ओवर। मोटर कार, मोटर कार में मैंने बताया था अगर एम्प्लॉय की कार है, एम्प्लॉय खर्च कर रहा है जीरो। एम्प्लॉय की कार है, एम्प्लॉयर खर्च कर रहा है और पूरी पर्सनल तरीके से है तो जितना खर्च करेगा। अगर एम्प्लॉय की कार है, एम्प्लॉयर खर्च कर रहा है पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल, तो जितना खर्चा है माइनस 1800 माइनस 2400, 900 प्लस कर दोगे उसमें 1800 और 2400 में जो गलती हुई थी। दूसरा, अगर एम्प्लॉयर की कार है और एम्प्लॉय खर्च कर रहा है तो बहुत कम बेनिफिट मिला। पर्सनल है तो केवल डेप्रिसिएशन का। अगर पार्टली पर्सनल और पार्टली ऑफिशियल है तो 600, 900 और 900 सीधा। और अगर एम्प्लॉयर की कार है, एम्प्लॉयर ही खर्च कर रहा है, पूरा पर्सनल है, तो खर्चा प्लस 10% डेप्रिसिएशन वाला। और अगर पार्टली पर्सनल पार्टली ऑफिशियल है तो 1800, 2400 और 900, बात खत्म हो गया, खत्म। याद रहेगा। एक से अधिक कारें हैं तो एक कार को पूरी तरह से हम पर्सनल ले लेंगे और पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल ले लेंगे बाकी।
अगर 3 कार दी हुई है तो एक ही कार पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल होगी, बाकी 2 पूरी तरह से पर्सनल मानी जाएंगी। हाँ या ना? कुछ छूटा है तो मैं एक बार देखता जा रहा हूँ, अलाउंसेस छूटे हैं शायद, इसके अलावा कुछ भी नहीं छूटा है, देख लें। अलाउंसेस में मैंने 4 तरह के अलाउंसेस बताए थे, पूरी तरह से माफ वाले अलाउंसेस बताए थे, पूरी तरह से टैक्सेबल वाले अलाउंसेस बताए थे, एक्सपेंसेस की लिमिट वाले बताए थे, बिना एक्सपेंसेस की लिमिट वाले बताए थे। उसके बाद प्रोविडेंट फंड बचा हुआ है। हाँ, चलो अलाउंसेस में अगर बात करो तो मैंने अगर कहा था कि पूरी तरह से टैक्सेबल ये होते हैं, डियरनेस अलाउंसेस हो गया, सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस हो गया, वार्डन अलाउंसेस हो गया, प्रॉक्टर अलाउंसेस हो गया, मेडिकल अलाउंसेस हो गया, मैरिज अलाउंसेस हो गया, डॉग अलाउंसेस हो गया, सर्वेंट अलाउंसेस हो गया, फैमिली अलाउंसेस हो गया, प्रोजेक्ट अलाउंसेस हो गया, ये सारी चीजें हमारी टैक्सेबल है 100%। फुल्ली एग्जेम्प्ट में जो हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को, यूएनओ के एम्प्लॉइज को, और एक और था ना सार्क के टीचर्स को, और अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जो आउटसाइड इंडिया काम करता है तो उसके परक्विजिट और अलाउंसेस माफ होते हैं। पार्टली एग्जेम्प्ट डिपेंडिंग अमाउंट एक्चुअल एक्सपेंसेस, तो ये हमारा हेल्पर अलाउंसेस, असिस्टेंट अलाउंसेस याद होगा, प्रोफेशनल डेवलपमेंट अलाउंसेस याद होगा, हाँ या ना, या रिसर्च अलाउंसेस, यूनिफॉर्म अलाउंसेस, लेकिन ड्रेस अलाउंसेस इसमें नहीं है, यूनिफॉर्म है, ड्रेस पूरी तरह टैक्सेबल होता है, कन्वीनियंस अलाउंसेस हो गया, ट्रैवलिंग और ट्रांसफर, ये थे हमारे लिमिट वाले। अगर एजुकेशन अलाउंसेस है तो 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड 2 बच्चों के लिए, हॉस्टल अलाउंसेस है 300 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड 2 बच्चों के लिए, और फैसिलिटी में छूट गया था ये हमारा कॉलेज की फैसिलिटी, अगर स्कूल फैसिलिटी बच्चों को देता है परक्विजिट तो उसमें मैंने बताया था अपने स्कूल में देता है तो इसी तरह के स्कूल में दूसरे में कितनी फीस लगती है, अगर दूसरे स्कूल में देता है तो बात ही खत्म। हाँ यार, इसी तरह तुम लोग का यहाँ पर बॉर्डर एरिया, अरे स्पेशल कंपनसेटरी या हिल अलाउंसेस 300 रुपए से स्टार्ट होता है, हिली एरिया अलाउंसेस, बॉर्डर एरिया अलाउंसेस 200 रुपए माफ होता है, बेसिकली ट्राइबल एरिया अलाउंसेस हमारा 200 रुपए माफ होता है, अंडरग्राउंड अलाउंसेस 800 रुपए कहीं था, कहीं था, अच्छा है नीचे 800 रुपए पर मंथ माफ होता है। ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉई अलाउंसेस मैंने कहा था कि जो हमारे एम्प्लॉय होते हैं, ड्राइवर वगैरह का काम करते हैं, ट्रक वगैरह चलाते हैं, तो 70% ऑफ द अलाउंसेस और 10,000 पर मंथ विच एवर इज लेस वो माफ हो जाता है। और मैंने कहा था ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस पहले सबको माफ होता था, लेकिन अब केवल हैंडीकैप्ड यानी ब्लाइंड को और हैंडीकैप्ड को माफ होगा 3200 रुपए पर मंथ, बाकी सबका टैक्सेबल हो गया। एचआरए मैंने बताया था, हाउस रेंट अलाउंसेस, ये माफ होता है अगर आप एक्चुअल में रेंट देते हैं और उस सिटी में आपका अपना घर ना हो जिस सिटी में आपने मकान किराए पर लिया हुआ है, या एक्चुअल में आप रेंट देते हो। रेलिवेंट पीरियड इंपॉर्टेंट था जिस पर हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया था, और मैंने कहा था 1013A में माफ होता है, लिमिट बताई गई है, एक्चुअल अमाउंट अगर मेट्रो सिटीज में तो 50% ऑफ सैलरी, अदरवाइज 40% ऑफ सैलरी, और बताया था रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, इन तीनों में जो सबसे कम होगा माफ होगा, बाकी टैक्सेबल हो जाएगा। इसके अलावा प्रोविडेंट फंड छोड़कर कुछ बचा है क्या? मेरे हिसाब से नहीं बचा। प्रोविडेंट फंड का क्या हिसाब किताब है कि 4 तरह के प्रोविडेंट फंड होते हैं, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड जिसमें सारी चीजें माफ होती हैं और डिडक्शन मिल जाता है एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पर, बाकी सब एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट। पब्लिक प्रोविडेंट फंड भी सेम है, उसमें एम्प्लॉयर तो होता नहीं है, एम्प्लॉय वाले पर सेक्शन 80C का बेनिफिट मिल जाता है, बाकी सब एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट है, इंटरेस्ट हो चाहे लमसम अमाउंट हो। रिकॉग्नाइज्ड और अनरिकॉग्नाइज्ड चूंकि प्राइवेट एम्प्लॉय पर होता है, और रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के लिए बताया गया है कि एम्प्लॉय का 80C में माफ होगा, डिडक्शन मिल जाएगी, एम्प्लॉयर का 12% तक माफ होगा, इंटरेस्ट 9.5% तक चाहे एम्प्लॉयर का हो चाहे एम्प्लॉय वहां तक माफ होगा, लमसम पूरी तरह से माफ होगा। अनरिकॉग्नाइज के लिए मैंने कहा था एम्प्लॉय वाले को कोई 80C नहीं मिलता, और इंटरेस्ट उसका अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाता है। हाँ, क्वेश्चन नहीं करवा रहे हैं हम, केवल थ्योरी बता रहे हैं। कब होगा वो क्वेश्चन सॉल्व करना बताया था, एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया था। अच्छा, मैंने कहा कि अनरिकॉग्नाइज वाले में एम्प्लॉय का 80C नहीं मिलता, इंटरेस्ट एम्प्लॉयर वाला और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन दोनों टैक्सेबल होता है, लमसम मिलते समय शुरू में माफ हो जाता है, और एम्प्लॉय का जो इंटरेस्ट रहता है वो टैक्सेबल हो जाता है। बात हो गया? इसके अलावा कुछ बताया था? नहीं। कितना देर लगा?
तो आप लोग इस तरह से अपना रिवीजन करेंगे और पूरा का पूरा टेक्स्ट 3 घंटे के अंदर रिवाइज कर सकते हैं फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर टू द लास्ट वन, अगर आप लोग चाहें तो। ये बिल्कुल हाँ, बाकी नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू बच्चों।